नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। देश प्रदेश में खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा ने पेश होने के लिए 5 नवंबर के बाद का वक्त मांगा है, जबकि कमेटी ने उन्हें 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने गिफ्ट और कैश के बदले लोकसभा में सवाल पूछे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार महुआ मोइत्रा पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जब संसद का मेल आईडी या मेंबर पोर्टल किसी भी सांसद को मिलता है तो हम एनआईसी के साथ एक करार करते हैं, जिसका पहला ही बिंदु यह है कि इस मेल आईडी पासवर्ड को गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि किसी के साथ इसको साझा नहीं किया जाएगा। मैंने तो सोच समझकर इस करार पर हस्ताक्षर किया। डिग्री वाली ने पढ़ा कि नहीं या फिर चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा बेच दी। और अब बात कुपोषण की। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक लिखित जवाब में यह बताया कि 2023 के पहले 3 महीनों में लगभग 78,000 बच्चे राज्य में कुपोषित पाए गए। पिछले साल हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने एक सरकारी रिपोर्ट के जरिए बताया था कि कैसे पोषण आहार को स्कूटर ऑटो में ढोकर घोटाला हुआ। बस उसी वक्त सदन में हमारी रिपोर्ट पर हंगामा हुआ, लेकिन बाद में पोषण से संबंधित सवालों पर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, किसी ने भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी के पोहरी में 3 साल की संजना पहले जुलाई में पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हुई, फिर मेडिकल कॉलेज में, फिर सितंबर में एनआरसीआई डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन कुपोषण ने उसकी आंखें छीन ली। माँ बाप मजदूरी करते हैं, छोटी सी बच्ची को सरकार पोषण का निवाला नहीं खिला सकी। यहाँ एनआरसी में 12 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें संजना की बहन कविता भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में सदन को बताया था कि 2023 के पहले 3 महीनों में लगभग 78,000 बच्चे राज्य में कुपोषित पाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी बताया गया कि जनवरी, फरवरी और मार्च में 21,631 बच्चे गंभीर रूप से, 57,602 बच्चे मध्यम कुपोषित मिले। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 कहता है कि प्रदेश के 91% बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती। 36% बच्चे स्टेंटेड हैं, यानी उम्र के हिसाब से इनकी लंबाई और वजन कम है, जबकि 33% बच्चे अंडरवेट हैं। 19% बच्चे वेस्टेड यानी उम्र के हिसाब से दुबले हैं। 5 साल से कम उम्र के 7% बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा इन सवालों से गूंज रही होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों ने सबसे कम सवाल महिला और बाल विकास विभाग से ही पूछे हैं, 735। मध्य प्रदेश की वर्तमान 15वीं विधानसभा में 29,484 प्रश्न पूछे गए। सबसे अधिक संख्या 2205 शहरी विकास और आवास पर, उसके बाद पंचायत और ग्रामीण विकास पर 2056 और फिर राजस्व विभाग पर 1,997 सवाल पूछे गए। मामले पर सदन में सर्वदलीय चुप्पी रही, लेकिन बाहर कांग्रेस हमलावर है। वहीं बीजेपी कह रही है अच्छा काम किया इसलिए सवाल कम हुए। प्रश्न कम पूछे गए, इसका मतलब सरकार की व्यवस्थाएं ठीक थी। बेटियों के सुरक्षा की दृष्टि से, कुपोषण बच्चों के जो हुआ है उसको सुधार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए कम प्रश्न पूछे गए। मध्य प्रदेश के 66 लाख बच्चों में 6 साल से जो ज्यादा के 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें 51% बच्चे बौने हैं, यानी अपनी एवरेज हाइट से कम है। तो मेरा सीधा प्रश्न है शिवराज जी से कि क्या आपको मध्य प्रदेश की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, चाचा ने, ताऊ ने, भाई ने इसीलिए मामा बनाया था कि आप अपने बच्चों को बौना कर दो? एक दिन शिवराज जी कहीं किसी जगह पे सभा में थे, कह रहे थे कुपोषण जो है मेरे माथे पे लगा हुआ कलंक है, कांग्रेस धोएगी उस कलंक को। आप अब बोरिया उठाइए, बिस्तर उठाइए और उस कलंक के प्रायश्चित करने आप कृपा करके अब यहां से चले जाइए। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा अपने पीछे कुछ ऐसे आंकड़े छोड़ रही है जिस पर इसके सदस्यों को गर्व नहीं होगा। इस विधानसभा में औसतन केवल 16 दिन काम हुआ, जबकि पिछले कार्यकाल में 27 दिन और उससे पहले के कार्यकाल में 33 दिन काम हुआ था।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें भी अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता की उपस्थिति बहुत कम थी। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रतिवर्ष औसतन केवल 16 दिनों के लिए बैठी। 2019 में अधिकतम 26 बैठकें हुई, जबकि 2020 में केवल 4। सवाल, संवाद और बहस, लेकिन जब साल के 365 दिन सिर्फ 16 घंटे ये विधानसभा बैठेगी और उसमें भी कई घंटे शोर शराबे में बर्बाद हो जाएं, उस विभाग से सवाल ही ना हो जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तो कोई करे भी तो क्या। 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि पोषण आहार बनाने वाली कंपनी और सरकार के बीच साठगांठ लगती है। पिछले कुछ सालों में 1397 बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है, लेकिन पूरी व्यवस्था ये साबित करने में लगी रही कि उन बच्चों का कोई वजूद ही नहीं था। उम्मीद थी कि इस विधानसभा में ये सवाल उठते, लेकिन सवाल पूछेगा ही कौन, आखिर ये बच्चे वोट बैंक जो नहीं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल तेलंगाना के सूर्यापेट में रैली कर सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गृहमंत्री ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही इन दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य तेलंगाना की जनता का भला करना नहीं है। केसीआर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। ये दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने परिवार के कल्याण का सोचती हैं। अमित शाह ने ऐलान किया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से ही होगा। केसीआर केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीब कल्याण है और केसीआर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य परिवार कल्याण है। मित्रों, उन्होंने वादा किया था अगर उनकी सरकार बनी तो वो दलित बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को कि आपके वादे का क्या हुआ। केसीआर ने 2014 में दलितों को 3 एकड़ भूमि देने का वादा किया था। केसीआर, आपके वादे का क्या हुआ? 550 साल से भगवान टेंट में रहते थे। आज घोषणा हो चुकी है 22 जनवरी को मोदी जी वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। सूर्यापेट वालों, आप भी टिकट बुक करा कर रखना। जनवरी के अंत में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर वही जगह पर प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीएम के इस बयान को लेकर एनसीपी और ठाकरे गुट ने भी पीएम पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। जब मिल गया भतीजे अजीत पवार का साथ तो चाचा से कर लिए दो हाथ। केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरडी के दौरे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जमकर घेरा। 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर पीएम ने न केवल किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और अपनी ही सरकार को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते नरम गरम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं तो उन्हीं की पार्टी को
नेचुरली करप्ट पार्टी भी मोदी ने करार दिया है। इतना ही नहीं तो शरद पवार भी जरूरत पड़ने पर मोदी को समय समय पर मदद करते आए हैं। पीएम मोदी जिस वक्त शरद पवार को आईना दिखा रहे थे, उस वक्त मंच पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बीजेपी शरद पवार को साथ लेने की कोशिश करती रही है, लेकिन वो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। हालांकि शरद पवार पर पीएम के हमले का जवाब देने एनसीपी और ठाकरे गुट दोनों सामने आए। संजय राउत ने पवार को पंजाबराव देशमुख के बाद देश का सबसे शानदार कृषि मंत्री बताया, तो एनसीपी ने मोदी को उन्हीं के 2011 में दिए इंटरव्यू की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने शरद पवार को किसानों के लिए काम करने वाला नेता बताया था। पंजाबराव देशमुख के बाद शरद पवार देश को मिले सबसे शानदार कृषि मंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी जितनी मदद की, उतनी आज प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी भी नहीं करते होंगे। एवढे आताही होत नसेल। मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 के दिसंबर महीने में उन्होंने शरद पवार साहब के बारे में एक मुलाकात दी थी और उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि शरद पवार साहब का हर एक जो पैर है वो विकास की दृष्टि में और शेतकरी के विकास की दिशा में जाता है। मतलब शरद पवार साहब जो भी काम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हो, शेतकरी मतलब किसान और किसान के हित में उनका निर्णय होता है। इस प्रकार का वक्तव्य आदरणीय मोदी साहब ने किया, अपने इंटरव्यू में दिया था। महाराष्ट्र में आकर शरद पवार पर मोदी का हमला बताता है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में शरद पवार से दो हाथ करने के मूड में है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को कई मौकों पर मिली सौगातों की नीलामी की एक नई पहल की गई है, जिसे हासिल होने वाली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना में किया जाएगा। नीलामी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह भी दिख रहा है। देखिए मारिया शकील की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी को जो उपहार मिले उनमें जाने माने कलाकार परेश मैती की बनारस घाट वाली इस कृति के लिए सबसे ज्यादा होड़ लगी है। नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इसके लिए बोली लग रही है और जो आखिरी बोली लगी है वो है 75 लाख। प्रधानमंत्री को मिले कुल 912 उपहारों में से 150 इस गैलरी में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। सबसे सस्ता क्या है? ये कालीघाट मंदिर की देवी की मूर्ति का डिजिटल प्रिंट, जिसका आधार मूल्य 100 रुपए रखा गया है। मिलेट को लेकर मोदी सरकार की प्राथमिकता यहाँ साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी का ये चित्र मिलेट से बना है। भगवान कृष्ण राधा की थीम वाले चंबा के अनोखे रूमाल से लेकर गुजरात की पिछवाल कला, महाराष्ट्र के इस तारपा वाद्य यंत्र में वन में भगवान कृष्ण की छवि का लकड़ी पर चित्रण किया गया है। ये भारत और उसके विविध कला रूपों का उत्सव है। ये नीलामी 2 अक्टूबर से शुरू हुई और 31 अक्टूबर तक चलेगी। इससे मिली रकम सरकार की नमामि गंगे परियोजना के लिए जाएगी, जो गंगा नदी को फिर से पहले जैसी बनाने की परियोजना है। खेल प्रेमियों के लिए ये 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल है। पिछले साल बैडमिंटन का एक रैकेट 51 लाख रुपए में बिका था, जिस पर थॉमस कप के विजेता श्रीकांत के दस्तखत थे। जब हम बाहर आ रहे थे तब हमारी नजर कलाकार कमलेश जहांगीर के शानदार काम पर पड़ी। चंदन की लकड़ी की एक वीणा, जिस पर सरस्वती, शिव परिवार, राधा कृष्ण और राम मंदिर नजर आ रहे थे। नई दिल्ली से मारिया शकील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
टाटा ग्रुप अब भारत में आईफोन्स बनाएगा। एप्पल की सप्लायर विस्ट्रॉन की फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील कल फाइनल हो गई। टाटा के टेक ओवर के बाद भारत को एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए अपनी पहली डोमेस्टिक लाइन मिल जाएगी। अब मेड इन इंडिया आईफोन दुनिया भर में बिकेंगे। डिजिटल ट्रांसिशन, एनर्जी ट्रांसिशन और सप्लाई चेन ट्रांसिशन